ऐश का चार्जार्ड ये पोकेमॉन किसको नहीं पसंद है। ऑफ कोर्स ये एक बहुत ही फैन फेवरेट पोकेमॉन है, या फिर इसे हम ऐश का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पोकेमॉन भी कह सकते हैं। और इसके अलावा हम इसे कह सकते हैं सारे पोकेमॉन में से सबसे ओवररेटेड पोकेमॉन। वेल हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का फिर से पोकेमॉन के एक और न्यू वीडियो में। और गाइस आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि क्या सच में चार्जार्ड को जितना ओवररेटेड दिखाया गया, जितना वो पॉपुलर है, क्या वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि जितना उसे बताया गया है क्या वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसी बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो ज़रूर से एक बार फॉलो कर लेना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो ऐश का चार्जार्ड क्यों ओवररेटेड है, इसको लेकर टोटल 3 पॉइंट बनाए हैं मैंने। उनमें से जो पहला पॉइंट है वो ये है क्योंकि चार्जार्ड ने चारसीपी घाटी में ट्रेनिंग की है, इसीलिए वो चार्जार्ड बेस फॉर्म में ही बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू बाकी चार्जार्ड। और ऐश का चार्जार्ड इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो एक मेगा चार्जार्ड जितनी कैपेबिलिटी और पावर उसमें है। ऐसा पहले मैं भी सोचता था, मतलब क्या सच में हम एक नॉर्मल चार्जार्ड को एक मेगा चार्जार्ड के साथ कंपेयर कर रहे हैं जिसकी पावर एक नॉर्मल चार्जार्ड से 10 to 20 टाइम्स ज़्यादा है। वो भी इसलिए क्योंकि उसने चारसीपी घाटी में अच्छे से ट्रेनिंग की है और बहुत सालों तक ट्रेनिंग की है, बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग की है। आई डोंट थिंक, क्योंकि अगर किसी ने एक्चुअल में कालोस रीजन को और मेगा एवोल्यूशन पोकेमॉन को अच्छे से देखा है तो उसे अच्छे से ये पता होगा कि मेगा एवोल्यूशन पोकेमॉन की पावर किसी भी नॉर्मल पोकेमॉन से बहुत ही ज़्यादा होती है। मैं सही से काउंट करूँ तो 10 to 20 टाइम, या फिर कह सकते हैं किसी पोकेमॉन की पावर 50 यानी कि 50 गुना भी ज़्यादा हो सकती है। ये बात सिर्फ वही बंदा कह सकता है जिसने कि कालोस रीजन नहीं देखा, या फिर उसने देखा है पर उसने मेगा एवोल्यूशन के पावर को अच्छे से नहीं समझा। मेगा इवॉल्व एक अलग ही लेवल पर है। मेगा एवोल्यूशन में पोकेमॉन फिर से इवॉल्व होता है। इसमें अगर मैं एग्जांपल दूँ तो आप में से कई लोगों ने बेन 10 तो ज़रूर से देखा ही होगा और उसके बारे में पता भी होगा। तो उनमें अल्टीमेट वर्जन तो आप लोगों को पता ही होगा कि कितना ज़्यादा पावरफुल होता है। पर क्या तुमने ये सोचा है, मतलब क्या सोच सकते हो कि एक नॉर्मल ह्यूमंगसौर, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक नॉर्मल ह्यूमंगसौर अल्टीमेट ह्यूमंगसौर को हरा सकता है, या फिर क्या एक नॉर्मल ह्यूमंगसौर अल्टीमेट ह्यूमंगसौर की बराबरी भी कर सकता है? क्या ये सच में पॉसिबल भी है? और अगर तुमने बेन 10 के एक एपिसोड को देखा होगा जो कि बेन 10 एलियन फोर्स का आखिरी एपिसोड है, तो उसमें तुम लोगों ने देखा होगा कि कैसे एल्पिडो ने अकेले ही, मतलब अल्टीमेट ह्यूमंगसौर के फॉर्म में एग्जैक्ट कह सकते कि 1000 कम से कम 1000 ह्यूमंगसौर को तबाह कर दिया था। एग्जाम्पल के तौर पर सोच सकते हो कि एक अल्टीमेट वर्जन की पावर एक अलग ही लेवल पर होती है कंपेयर टू नॉर्मल पोकेमॉन, या फिर कह सकते हैं नॉर्मल बेन 10 के एलियंस फॉर्म। भले ही ऐश के चार्जार्ड की ट्रेनिंग चारसीपी घाटी में कितनी भी मुश्किल रही हो, पर दुनिया में ऐसा कोई भी कह सकते कि ट्रेनिंग नहीं है जो कि एक नॉर्मल पोकेमॉन को या फिर एक नॉर्मल चार्जार्ड को उसके मेगा इवॉल्व चार्जार्ड जितनी पावरफुल बना सके। तो मेरे ख्याल से जितने भी लोग मेगा चार्जार्ड एक्स को या फिर मेगा चार्जार्ड को एक नॉर्मल चार्जार्ड या ऐश के चार्जार्ड के साथ कंपेयर करते हैं, उनको ये पता चल गया होगा कि एक नॉर्मल चार्जार्ड मेगा चार्जार्ड एक्स के आस पास भी नहीं है, उसे टक्कर भी नहीं दे सकता। ये मैं कंफर्म होकर कह सकता हूँ। तो सेकंड जो ओवररेटेड पॉइंट आता है वो है चार्जार्ड ने लेजेंडरी पोकेमॉन आर्टिकुनो को हराया है। वेल ये फीट बहुत ही बड़ा है, अगर देखा जाए तो ये मैं भी मानता हूँ कि ये फीट सच में एक बहुत ही बड़ी फीट है, जहाँ पर चार्जार्ड ने अपनी पूरी जर्नी में चार्जार्ड की सबसे बड़ी जीत रही है एक तरह से कह सकते हैं, जिसमें उसने ट्रियो के एक मेंबर आर्टिकुनो को बैटल में हराया है। और सच में ये बहुत बड़ी फीट है, ये हर कोई मानता है, और इसी वजह से चार्जार्ड और भी ज़्यादा पॉपुलर हुआ। चार्जार्ड वो पहला नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन है जिसने कि किसी लेजेंडरी पोकेमॉन को बैटल में डिफीट किया, वो भी 1-on-1। पर सच बताओ तो एक्चुअल में चार्जार्ड को पावरफुल दिखाने के लिए उस आर्टिकुनो को एक
उसकी पावर को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया गया। मतलब वो आर्टिकुनो एक सुपर पावरफुल पोकेमॉन की गिनती में आता है। मतलब अगर तुम लोग 2006 के उस आर्टिकुनो को अभी के पोकेमॉन के साथ कंपेयर करोगे तो अभी के टाइम पर ऐसे कई सारे पोकेमॉन हैं जो कि उस आर्टिकुनो को बड़े आराम से ही हरा देंगे। हाँ, पर यह भी सच है कि आर्टिकुनो उस वक्त पर अपने ट्रेनर की बात सुन रहा था, और जब कोई लेजेंडरी पोकेमॉन किसी ट्रेनर के अंडर होता है, जब किसी लेजेंडरी पोकेमॉन कोई ट्रेनर की बात मानता है, उसकी पावर जो है वो बहुत ही कम हो जाती है। वही अगर हम एक वाइल्ड लेजेंडरी पोकेमॉन को देखें जो खुद से लड़ाई करता है, खुद के ऑर्डर्स को नहीं मानता, तो वो ज़्यादा पावरफुल होता है। और ऐश के चार्जार्ड ने जिस आर्टिकुनो को बैटल में डिफीट किया है, हम उसी आर्टिकुनो को उसी के एक टीम के मेंबर यानी कि मोल्ट्रेस के इक्वल मानते हैं, जैसे कि गो, गैरी और ऐश ने साथ में फाइट की थी उसके साथ, बट फिर भी उसे हरा नहीं पाए। मतलब क्या तुम ऐसे आर्टिकुनो को एक ओवर पावर पोकेमॉन कह सकते हो जो कि अपनी पूरी बैटल में सिर्फ 4 ही अटैक से हार गया था? हाँ, अगर तुम लोग उस बैटल को अच्छे से देखोगे तो सिर्फ देखा जाए तो सिर्फ 3 ही अटैक लगे थे, जो कि थे ड्रैगन ब्रेथ, फ्लेम थ्रोअर और सेस्मिक टॉस। और बस एक लेजेंडरी पोकेमॉन, एक सुपर पावर पोकेमॉन इतने में हार गया। वही दूसरी तरफ मोल्ट्रेस टाइप डिसएडवांटेज होने के बावजूद भी गैरी के ब्लास्टॉय के 4 हाइड्रोपम्प सह लिया, और इसके अलावा 2 थंडरबोल्ट भी उसने आराम से सह लिया, उसके बावजूद भी उसे कुछ नहीं हुआ। सो आई डोंट थिंक कि इतना पावरफुल मोल्ट्रेस उस आर्टिकुनो जितना पावरफुल है जो कि सिर्फ 3 अटैक से ही नॉकआउट हो जाए। और सच बताओ तो जितना बताया गया है कि आर्टिकुनो इतना ज़्यादा पावरफुल है, जितनी अगर तुमने कहानी सुनी है, जितनी कहानी पोकेमॉन के हिस्ट्री में बताई गई है, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कहानी के अकॉर्डिंग नो डाउट कि आर्टिकुनो एक मैस्कॉट लेजेंडरी पोकेमॉन जितना पावरफुल है, जितना हमें बताया गया उसके अकॉर्डिंग जैसे दिखाया गया, एक्चुअल में आर्टिकुनो को मेरे ख्याल से दोनों में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बेसिकली अगर तुम आर्टिकुनो की असली पावर देखना चाहते हो ना, तो तुम जाके पोकेमॉन जर्नीज देखो, जहाँ पर एक्चुअल आर्टिकुनो की असली पावर हमें देखने को मिली है, जहाँ पर उसने अकेले ही गो, गैरी और ऐश के 12 पोकेमॉन को सिर्फ अपने कुछ अटैक से ही, कुछ नॉर्मल अटैक से ही पूरे बैटल में सिंगल हैंड बैटल में डिफीट कर दिया, नॉकआउट कर दिया। वहाँ पर हमें देखने को मिली थी आर्टिकुनो द लेजेंडरी पोकेमॉन की असली पावर। और एक्चुअल में चार्जार्ड वर्सेस आर्टिकुनो के बैटल में जो आर्टिकुनो को दिखाया गया, बेसिकली वो एक पूरी तरह से एक प्लॉट सेट था चार्जार्ड को और भी ज़्यादा पावरफुल दिखाने के लिए और चार्जार्ड को और भी ज़्यादा ओवररेटेड करने के लिए। क्योंकि अगर चार्जार्ड एक ऐसे पोकेमॉन को हरा देगा जो कि बेसिकली उसके बारे में कहानी है कि इतना पावरफुल है, इतना मैस्कॉट पोकेमॉन है, इतना पावरफुल है, अगर चार्जार्ड उस जैसे पोकेमॉन को बैटल में हरा देगा तो ऑब्वियसली फैंस के बीच वो ओवररेटेड हो गई, क्योंकि सब फैंस को पता चलेगा कि वो चार्जार्ड ने ऐसे पोकेमॉन को हरा दिया, वो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। और सिर्फ चार्जार्ड को ओवर और भी ज़्यादा पावरफुल दिखाने के लिए आर्टिकुनो की पावर को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया, और उसे सच बताओ तो बहुत ही कमज़ोर दिखाया गया उस पूरे एपिसोड के अंदर, ताकि हम ये मानने लगे कि चार्जार्ड एक्चुअल में एक लेजेंडरी पोकेमॉन आर्टिकुनो को हरा चुका है और उससे भी एक ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन है। और आई थिंक मेरी ये सारी बातें तुम लोगों को समझ में आ गई होगी, और ये सुनने के बाद ही तुम लोगों को पता चल गया होगा कि एक्चुअल में वो एक पूरी तरह से प्लॉट था, एक पूरी तरह से एक प्लानिंग थी चार्जार्ड को और भी ज़्यादा ओवररेट करने के लिए। और इसीलिए आर्टिकुनो की पावर उस बैटल में बहुत ही ज़्यादा कम कर दी गई, या कह सकते हैं कि बहुत ही कम दिखाई गई, ताकि चार्जार्ड और भी ज़्यादा पावरफुल सबके सामने नज़र आ सके। तो हमारा लास्ट जो ओवररेटेड पॉइंट आता है वो है चार्जार्ड को ऐसे पोकेमॉन के खिलाफ जितवा देना जिनके सामने एक्चुअल में चार्जार्ड के जीतने के चांसेस 0% भी नहीं है। लाइक ऐश का चार्जार्ड सिंथिया के गार्चोप को हरा सकता है क्या? वेल, मुझे ये समझ में नहीं आता, सच में बताओ कि इसमें कोई सेंस ही नहीं है। ऐश का चार्जार्ड जो कि एक नॉर्मल चार्जार्ड, वो सिंथिया जैसे एक लेजेंडरी ट्रेनर के लेजेंडरी पोकेमॉन जितने पावरफुल गार्चोप को बैटल में हरा देगा। मतलब वो कैसे हरा सकता है, वो भी सिर्फ एक साइस्मिक टॉस से, जबकि आज तक ये साइस्मिक टॉस अभी तक किसी भी सुपर पावर पोकेमॉन को नहीं हिट हुआ है। और अगर देखा जाए तो सिंथिया के गार्चोप सिर्फ एक साइस्मिक टॉस से हार सकता है। सच में इसमें कोई सेंस भी बनता है?
चलो ठीक है, फिर भी एक पल के लिए हम मान लेते, ऐसा तो वैसे हो नहीं सकता, बट फिर भी ये मान लेते कि ऐश के चायज़ार्ड ने सिंथिया के गार्चोप को हरा दिया। वैसे तो इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी मान लो कि किसी तरह चायज़ार्ड ने सिंथिया को हरा भी दिया, यानी कि सिंथिया के गार्चोप को बैटल में हरा दिया। पर सेकंड पोकेमोन, इसके बाद जो पोकेमोन आता है वो उसको कैसे हराएगा, जो कि है अलान का सुपर पावर पोकेमोन मेगा चायज़ार्ड एक्स। मतलब क्या ऐश के चायज़ार्ड के पास इतनी पावर है कि वो चाहे तो अलान के चायज़ार्ड एक्स को भी हरा सकता है? आई मीन ये कैसे हो सकता है? ऐश का चायज़ार्ड जिसने अभी तक क्या किया है, बस एक बड़ा काम किया है, जो कि है आर्टिकुनो को हराना। वही अलान के चायज़ार्ड ने 10 मेगा इवॉल्व पोकेमोन को लगातार बैटल में डिफीट किया है और कालोस के सारे जिम लीडर्स को भी बहुत ही कम ही वक्त में बैटल में हरा दिया था। चायज़ार्ड को सिर्फ एक ही प्लेन थ्रोअर के, यानी कि चायज़ार्ड वाई जो कि मेगा इवॉल्व है, उसको सिर्फ एक ही प्लेन थ्रो से नॉकआउट कर दिया था। मेगा चायज़ार्ड एक्स ने मेगा एप्सोल को बैटल में हराया है, मेगा टायरटार को हराया है, मेगा गार्चोप को भी 2 बार हराया है और वही बॉन्ड इवॉल्व ग्रेनिंजा को 3 बार हराया है। 50% ज़ायगार्ड से लड़ाई की है। कायोगर, प्राइमल ग्रोडॉन, प्राइमल कायोगर, रकुइजा तक का सामना किया है चायज़ार्ड एक्स ने। और एक ऐसे पावरफुल, सुपर पावरफुल चायज़ार्ड को एक ऐसा चायज़ार्ड हरा देता है जिसने अभी तक सिर्फ अपनी पूरे सीरीज़ में, सिर्फ पूरे जर्नी में सिर्फ एक ही फीड हासिल किया है, वह है आर्टिकुनो को हराना। अभी तक सिर्फ यही फीड है चायज़ार्ड की। सच में कोई सेंस ही नहीं बनता, इसमें कोई सेंस ही नहीं है। बट कसम से गाइस, सच बताऊँ तो मेगा चायज़ार्ड एक्स के सामने जो ऐश का चायज़ार्ड है उसके जीतने के चांसेस 0% भी नहीं है। इवन अगर वो अलान के मेगा चायज़ार्ड एक्स को नहीं, नॉर्मल चायज़ार्ड को भी हरा देना तो वो भी बहुत ही बड़ी बात होगी, क्योंकि अलान के चायज़ार्ड ने अपने बेस फॉर्म में ही ऐश के चायज़ार्ड की बराबरी कर सकता है। अगर तुम लोगों को ये लगता है कि ये बात सच नहीं है तो अलान के चायज़ार्ड का जो बेस फॉर्म है वो भी इतना ज़्यादा पावरफुल है, तुम लोग सोच नहीं सकते। उसने ऐसा काम किया है जो कि ऐश का चायज़ार्ड भी अभी तक उसने नहीं किया है। तो अगर तुम लोग को यकीन नहीं है तो जो जाके कालोस लीग के सेमीफाइनल को देखो, जहाँ पर अलान के चायज़ार्ड ने अपने बेस फॉर्म में रहकर ही बिना रुके, बिना थके, बिना ब्रेक लिए रेमो के 5 पोकेमोन को लगातार बैटल में डिफीट किया है। सो आई डोंट थिंक कि इसके बाद कुछ भी बहस करने की ज़रूरत है कि अलान का चायज़ार्ड बेस फॉर्म में ऐश के चायज़ार्ड की बराबरी कर सकता है। मैं तो कह सकता हूँ कि अपने बेस फॉर्म में अलान का चायज़ार्ड ऐश के चायज़ार्ड से ज़्यादा पावरफुल है। और अगर बैटल के अंदर चायज़ार्ड मेगा इवॉल्व हो जाए, मेगा चायज़ार्ड एक्स बन जाए, तो उसकी पावर तो एक अलग ही लेवल पर पहुँच जाती है। लेकिन चलो यहाँ तक भी मान जाते हैं कि मेगा चायज़ार्ड एक्स को हार्ट अटैक आ गया, उसका कैंसर हो गया, किसी तरह कैसे भी करके चायज़ार्ड ने खून पसीना बहाकर मेगा चायज़ार्ड एक्स को भी बैटल में डिफीट कर दिया। पर जो अगला पोकेमोन है उसे कैसे हराएगा भाई? तो आखिर कैसे ऐश के चायज़ार्ड ने ऐसे कौन सी पावर आ गई जो कि वो स्टीवन के मेगा मेटाग्रॉस को भी हरा सकता है? सच में इसके बाद सच बताऊँ वैसे मेरा मन कर रहा है कि अपना सर फोड़ दूँ। मतलब वो एक नॉर्मल चायज़ार्ड जिसके पास कोई मेगा एवोल्यूशन नहीं है, जायजेंटा मैक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो एक ऐसे पोकेमोन को हरा देता है जिसने कि अभी तक सच में एक ऐसी फीड्स हासिल किया जो कि किसी नॉर्मल पोकेमोन के लिए हासिल करना एक सपने की तरह हो सकता है। स्टीवन का मेटाग्रॉस है जिसने अलान के सुपर पावर पोकेमोन मेगा चायज़ार्ड एक्स के ब्लास्ट वन को ऐसे सह लिया जैसे कि वो कुछ भी ना हो। लेजेंडरी पोकेमोन कायगर को अकेले हैंडल किया, लाइसेंडर की पूरी टीम को अकेले ही हरा दिया। एंड डोंट फॉरगेट कि अलान के चायज़ार्ड जब वो स्पेसिफिक ब्लेड लगने के बाद वो नॉकआउट हो जाता है, तब मेटाक्रॉस अकेले ही कायोगर, रकुइजा और ग्रोडॉन के सामने खड़ा रहता है और उन्हें संभालता है ताकि वो बाकियों को बचा सके। और ऐसा पोकेमोन जो कि इतने लेजेंडरी पोकेमोन के सामने खड़ा रहता है, उनके सामने टक्कर दे पाता है, क्या ऐसे पोकेमोन को एक नॉर्मल चायज़ार्ड हरा भी सकता है? मतलब इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं, कोई सेंस ही नहीं बनता। तो गाइस दैट्स इट। एंड आप लोगों को पता चल गया होगा कि चायज़ार्ड उतना भी ज़्यादा पावरफुल नहीं है जैसे कि उसे एक्चुअल में पोकेमोन सीरीज़ के अंदर दिखाया गया है या फिर बताया गया है, या फिर उसको लेकर जो मिथ्स है। एंड चायज़ार्ड की पावर उतनी भी ज़्यादा सचमुच नहीं है जितनी कि आप लोग भी सोचते हैं। तो मुझे पता है इसके बाद चायज़ार्ड फैंस बहुत ज़्यादा गाली देने वाले हैं, बट मैं तैयार हूँ। बट मैं जो सच है वही बताऊँगा। एंड
एक्चुअली बस इतना ही। होप करता आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियोस को देखने के लिए। एंड इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, एक बार जाके ज़रूर फॉलो कर लेना। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट एंड ऐसी ऑसम वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, खुदा हाफिज़, सागर प्रणाम।